हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए केस की बात करते हैं और ये केस आपका ईयर 2021 से इम्प्लीमेंट हुआ है एंड सो दैट वी कैन से दैट दिस रूल is inserted by the Financial Act 2020. Now the question says Mr. R, a citizen of India, has been carrying on profession in UAE where he is not liable to pay any income tax. His taxable Indian income for the previous year 2021 is rupees 11 lakh and he has also earned rupees 7 lakh from exercising the profession in UAE. The profession is set up in India. Besides the professional income, he has earned rupees 12 lakh in UAE. You have to determine his residential status for the previous year 2021 and these are the 5 cases for which you have to determine the residential status. अब यहाँ पे वो कह रहा है मिस्टर आर सिटीजन ऑफ इंडिया है जो यूएई में प्रोफेशन करता है, लेकिन वो जो प्रोफेशन है वो इंडिया में सेटअप हुआ है। अब उसकी इंडिया से जो इंडिया में उसका प्रोफेशन है उससे उसकी इंडियन इनकम 11 लाख है। दैट मीन्स ये 11 लाख इंडियन इनकम है और जो 7 लाख यूएई में कमा रहा है वो इंडियन प्रोफेशन से, जो प्रोफेशन इंडिया में सेटअप हुआ है। सो दैट मीन्स दिस 7 लाख इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इंडियन इनकम. So that means we can say total Indian income is 11 lakh plus 7 lakh. That means 18 lakh is your Indian income of Mr. R. वो UAE में 12 lakh और कमाता है. So this 12 lakh is your foreign income. So that means वो total कितना earn कर रहा है? 11 lakh is your Indian income, 7 lakh is the Indian income and 12 lakh is a foreign income. Total 18 lakh Indian income से earn कर रहा है, 12 lakh foreign income से. That means वो total 30 लाख अर्न करता है. तो अब जो नया फाइनेंशियल एक्ट आया है वो कहता है कि अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर के अंदर, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर हमारा प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, असेसमेंट ईयर भी, अगर आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 15 लाख से ज्यादा, 15 लाख नहीं 15 लाख से ज्यादा अर्न करते हो तो उस केस में अगर आप इंडिया एक भी दिन के लिए नहीं जाते या कुछ टाइम के लिए इंडिया विजिट करते हो देन यू विल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड रेजिडेंट. लेकिन उसमें आपकी सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए. सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि आप इंडिया के रेजिडेंट कब होगे? जब आप इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा रुक रहे हो और या फिर आप इंडिया में 120 डेज इन अ प्रीवियस ईयर or 365 days or more during 4 years immediately preceding the relevant previous year अगर आप रुक रहे हो. अभी तक हमने पढ़ा था 60 days or more, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 120 days. ये एक एक्सेप्शन है only for those people who are either the citizen of India and they live outside India or they are origin of India and they live outside India and then they come to India for visit. प्लस दे आर अर्निंग मोर देन 15 लाख रुपीज. दैट मीन्स अगर कोई इंडिया का सिटीजन या इंडिया का ओरिजिन बाहर रहता है और फिर वो इंडिया आता है विजिट के लिए और वो 15 लाख से ज्यादा की इंडियन इनकम अर्न करता है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फॉरेन इनकम, वो इंडिया की जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा अर्न करता है तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 कहता है या तो वो इंडिया में 182 डेज के लिए रहे या उससे ज्यादा फॉर प्रीवियस ईयर. अगर वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो 120 डेज या उससे ज्यादा प्रीवियस ईयर में रुके और 365 डेज से ज्यादा उससे पहले वाले 4 साल में रुके. अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन ही विल बी ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर. लेकिन बस आपको ये याद रखना है उसकी इनकम इंडियन इनकम में 15 लाख से ज्यादा क्यों नहीं चाहिए. अगर उसकी इनकम इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा की नहीं है, 15 लाख से कम की है तो उस केस में ये सेकंड वाली कंडीशन वैलिड नहीं होगी. उसको फर्स्ट कंडीशन ही वैलिड करनी पड़ेगी. दैट मीन्स ही शुड बी इन इंडिया फॉर मिनिमम 182 डेज और मोर फॉर बीइंग प्रूव्ड एज अ रेजिडेंट. अगर उसे रेजिडेंट प्रूव करना है तो उसको 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रुकना पड़ेगा अगर उसकी इनकम 15 लाख या उससे कम है. लेकिन अगर 15 लाख से ज्यादा है तो उसके लिए ये दोनों कंडीशन वैलिड है, इसमें से कोई भी एक सेटिस्फाई करनी है. अगर वो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता
then he will be treated as a deemed resident अगर उसकी इनकम इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा की है, प्लस वो बाहर जिस भी कंट्री में रह रहा है उस कंट्री में उसकी टैक्स लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट केस वो कह रहा है ही विजिटेड इंडिया फॉर 110 डेज, वो दैट मीन्स प्रीवियस ईयर में 2021 में 110 डेज आ रहा है। सो दैट मीन्स अगर वो 110 डेज आ रहा है और उसकी इंडियन इनकम 18 लाख है तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखें तो 182 डेज वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। सेकंड कंडीशन देखें 120 डेज प्रीवियस ईयर के अंदर, तो अगर यहाँ पे 110 डेज हैं तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही कि वो प्रीवियस ईयर में 120 डेज तो है ही नहीं। सो दैट मीन्स यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। दैट मीन्स सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा। प्लस यहाँ पे वो यूएई में रहता है और यूएई में वो कोई टैक्स नहीं देता। यूएई के अंदर दैट मीन्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कोई टैक्स इनकम पे नहीं लगता। सो दैट मीन्स वो आपकी एक और कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि उसको दूसरी कंट्री में जिसमें वो रहता है टैक्स नहीं देना। ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स। So in such a condition, he will be treated as a deemed resident. So we can write over here for part A, he will be treated as a deemed resident for the previous year 20-21. Second case देखते हैं, not visited India. अगर वो visit नहीं भी करता, then also he will be treated as a deemed resident because वो ना तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना ही सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ना तो वो 182 डेज के लिए इंडिया में है प्रीवियस ईयर में, ना ही 120 डेज प्लस मोर देन 365 डेज है। दैट मीन्स वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उसको यूएई में टैक्स नहीं देना और उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा की है। सो अगेन ही विल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड रेजिडेंट फॉर दैट प्रीवियस ईयर 2021। नाउ थर्ड केस देखते हैं, सी पार्ट। थर्ड पार्ट वो कह रहा है ही विजिटेड इंडिया फॉर 190 डेज। सो दैट मीन्स इन 2021 ही विजिटेड इंडिया फॉर 190 डेज। सो दैट मीन्स नाउ ही इज सेटिस्फाइंग द फर्स्ट बेसिक कंडीशन, वो इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा के लिए। सो दैट मीन्स ही विल बी ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सो फॉर द सी पार्ट he will be treated as a resident of India. So we can say resident. Now since he is treated as a resident of India, now in this case the question arises why he is not treated as a deemed resident, because in the previous two cases he was treated as a deemed resident. क्योंकि deemed resident की condition है कि वो ये दोनों condition satisfy नहीं करेगा तभी हम उसे deemed resident कहेंगे। अगर वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो डीम रेजिडेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सो वो रेजिडेंट है, लेकिन उससे फर्दर कंडीशन हमें नहीं पता। दैट मीन्स हमें उससे पहले की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो वी कैन नॉट से वेदर इज अ रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नाउ लेट्स सी द फोर्थ पार्ट। ही विजिटेड इंडिया फॉर 122 डेज। दैट मीन्स प्रीवियस ईयर में वो 122 डेज है एंड उससे पहले वाले सालों में वो 300 डेज है। दैट मीन्स इन चारों सालों में मिला के ही इज फॉर 300 डेज। अब यहाँ पे अगर हम देखें वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 182 डेज तो है ही नहीं, सो फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइंग। एंड सेकंड कंडीशन देखें तो सेकंड कंडीशन भी वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकंड कंडीशन कह रहा है प्रीवियस ईयर में तो 120 डेज और उससे पहले वाले 4 सालों में मिनिमम 365 डेज। तो यहाँ पे वो ना फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना सेकंड कंडीशन। दैट मीन्स वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो इन दैट केस ऑल्सो he will be treated as a deemed resident. So in D part also he will be treated as deemed resident. And now let's see the E part. Now E part says he visited India for 122 days. So he was in India for 122 days and in 4 preceding years he was in India for 400 days. So for these 4 years he was in India for 400 days. Now he is not satisfying the first condition but he is satisfying the second condition. That means he was in India for more than 120 days in the previous year and more than 365 days in the previous 4 years immediately preceding the relevant previous year.
सो दैट मीन्स यहाँ पर वो दोनों कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा लेकिन सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर हम उसको बोलेंगे रेजिडेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर. बट नाउ अगेन एडिशनल कंडीशन हमारे पास गिवन नहीं है, सो वी कैन नॉट डिसाइड वेदर इज अ रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी resident. Now let's see the second part. Now suppose in this question instead of 11 lakh and his Indian income to be 7 lakh, let's suppose this is 2 lakh. So that means now his total Indian income is 3 lakh. Now if his total income is for 13 lakh, not 3 lakh, his total Indian income is for 13 lakh, that means which is less than 15 lakh. So in this case deemed resident will not be there. हम deemed resident तभी मानेंगे जब उसकी इनकम, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा की होगी. तो यहाँ पे 13 लाख है, तो अगर वो इंडिया विजिट करता है 110 डेज के लिए, so he will be treated as your non-resident. So instead of deemed, he will be treated as your non-resident. Now in second case, he does not visit India. So that means in that case his stay in India is 0 days and previous also it's 0. So for this case also he will be treated as non-resident because his total Indian income is less than 15 lakh. Now in third case his visit in India for 190 days. So his visit in India is 190 days. Now which means he is satisfying the first basic condition. So for the third part he will be treated as a resident of India. Now let's see the fourth part. He visited India for 122 days. So that means he is in India for 122 days in the previous year. And in the previous 4 years he was there for 300 days. Now since उसकी इनकम 15 लाख से कम की है, तो उसके लिए जो ये सेकंड बेसिक कंडीशन है ये वैलिड नहीं है. सेकंड बेसिक कंडीशन तभी वैलिड है अगर किसी इंडियन ओरिजिन जो बाहर रहता है और वो इंडिया विजिट के लिए आता है, उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा की होगी. अब उसकी इनकम 15 लाख से कम की है तो सेकंड कंडीशन वैलिड नहीं है. हमें सिर्फ फर्स्ट कंडीशन देखनी है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर उसकी फर्स्ट कंडीशन 182 डेज की सेटिस्फाई हो रही है, देन ओनली ही विल बी कंसिडर एज रेजिडेंट. लेकिन वो हमारी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा और सेकंड कंडीशन वैलिड नहीं है. सो दैट मीन्स इन दिस केस ऑल्सो ही विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट. नाउ ई पार्ट, he visited India for 122 days and in the previous 4 years he was there in India for 400 days. Again उसकी इंडियन इनकम 13 लाख है which is less than 15 lakh. That means more than 15 lakh rupees should be there. अब उसकी 15 लाख से कम की इनकम है, so that means ये सेकेंड कंडीशन वैलिड ही नहीं है. ना वो डीम्ड रेजिडेंट प्रूफ हो सकता है ना सेकेंड कंडीशन, क्योंकि डीम्ड रेजिडेंट प्रूफ होने के लिए भी 15 लाख से ज्यादा की इनकम होनी चाहिए. और अगर सेकेंड कंडीशन 120 प्लस 365 डेज की कंडीशन फुलफिल करनी है तो उसके लिए भी आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा की होनी चाहिए. जो भी इंडियन ओरिजिन का पर्सन है उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा की होनी चाहिए. अब यहाँ पे भी फर्स्ट कंडीशन वैलिड होगी. अब फर्स्ट कंडीशन कहता है 182 डेज, लेकिन वो इंडिया में खाली 120 डेज के लिए आया है. सो दिस विल बी ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ नॉन रेजिडेंट. Hope you have understood the concept which is being introduced by the Financial Act 2020. Thank you.